हेलो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे लेक्चर 2 में एक्सप्रेस सीरीज के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज एक और नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि जैसा कि बच्चों वादा किया था कि आपके लिए कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाऊंगा, बड़े डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आज उसी सीरीज में लेक्चर 2 में हमारा एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, IAS 40। और क्या नाम है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो बड़ा ही प्यारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बच्चों। किस बारे में बात करता है, सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे विद योर फ्रेंड मेंटोर मोहित अग्रवाल। तो बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो क्या है सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? तो बच्चा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रियल स्टेट के ऊपर बात करता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे बात करता है बच्चा? रियल स्टेट के ऊपर। सर क्या है रियल स्टेट पे? तो कई बच्चे तो इस बात को बहुत रिलेट कर पाएंगे भाई। जिन बच्चों के पास ऑलरेडी प्लॉट है या रेंटल इनकम है, उनको समझ आता होगा कि रियल स्टेट से कैसी कैसी इनकम आती है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है बच्चा कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करता है। दो वर्ड ये यूज करता है, देखो, इन्वेस्टमेंट और दूसरा वर्ड कौन सा यूज करता है? प्रॉपर्टी। तो दोनों ही बातों को बच्चों को ध्यान से समझना है कि सर ये क्या बातें कर रहा है। तो पहली बात तो बच्चा ये बात ध्यान से समझो कि हम इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट हम किसको बोलते हैं? जब हम किसी चीज को इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं अर्निंग के लिए, रेंटल इनकम के लिए, डिविडेंड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहां पे कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ दो ही चीजें यहां पे कवर करी है बच्चा। कौन कौन सी? लैंड और बिल्डिंग। उसके अलावा कुछ कवर नहीं किया। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले तो लगेगा कब, एप्लीकेबल कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज लैंड और बिल्डिंग, हेल्ड टू अर्न रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। तो कहता है अगर आपने लैंड बिल्डिंग को रेंटल इनकम के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है, तब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। मैं वही कह रहा था ना मैं, रियल स्टेट। भाई पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रियल स्टेट के बिजनेस को कैप्चर करता है। बहुत प्यारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 40 और बहुत इंपॉर्टेंट। यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम टू सेम SBR में भी आता है, आपके स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में भी आता है। बट बड़ा छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत सारी बातें नहीं है, बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं जो डिटेल में हमें समझ लेनी है, और आज समझ भी लेंगे। तो पहली बात दोबारा से करते हैं कि सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है। दोबारा से मेरी बात को समझना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बच्चा वो प्रॉपर्टी है जो हमने एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदी है। आपके पास कई सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, बट हर प्रॉपर्टी का सेम यूज थोड़ी है। एक प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप रह रहे हो वो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं खरीदी है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई चीज खरीदी है तो उसका दो ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है या तो आप उससे रेंटल कमाना चाहते हो, फॉर अर्निंग रेंटल, और दूसरा पर्पस हो सकता है कैपिटल एप्रिसिएशन। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये क्या है? तो बच्चे, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर अच्छा दाम मिल जाएगा इस प्रॉपर्टी का, मान लो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने ली थी आज से साल भर पहले, 2 साल पहले 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, अब वो 15 करोड़ की हो जाती है, कैपिटल एप्रिशिएट हो जाती है, तो हो सकता है शायद मैं इसको बेच दूं। मैंने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पस से रखी हुई है, या तो बेचने के लिए या कमाने के लिए। अगर इन दो पर्पस में सेटिस्फाई हो जाती है तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। और कौन सी प्रॉपर्टी? क्लियर कहता है लैंड और बिल्डिंग। और जनरली यही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। और आएगा भी क्या भाई? आप कोई इन्वेस्टमेंट के लिए किसी जमीन में इन्वेस्टमेंट करोगे या किसी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करोगे। नॉट यूज्ड फॉर एडमिन यूज और सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास कोई फ्लैट है जिसमें आप धंधा करते हो, जिसमें आप बिजनेस करते हो, आपने एक फैक्ट्री ली अपने स्टाफ के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए, एक फैक्ट्री ली जिसमें आप अपना बिजनेस करते हो, अगर ऐसा कोई भी प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी तो सॉरी IAS 16 में आएगा ही आएगा, बट ऐसी कोई लैंड बिल्डिंग भी है जो आपने धंधा करने के लिए ली है, बिजनेस करने के लिए ली है, तो वो IAS 40 में नहीं आएगी बच्चों। फिर वो कहां जाएगी? क्योंकि यार उसका पर्पस क्या है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है? बिजनेस करने की। Do we have an intention from that property to sell it? No, obviously we have not purchased that property to sell. We have purchased that property to use in our own business. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी समझता है कि भाई मैं क्यों पंगे लूं, वो प्रॉपर्टी कहां जाएगी? IAS 16 में। वो IAS 16 की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो बात समझ जाना बच्चों, लैंड बिल्डिंग दो जगह ट्रीट हो सकती है। इफ अ लैंड बिल्डिंग इज परचेज फॉर रेंटल पर्पस, कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस, इट विल गो टू IAS 40. इफ अ लैंड बिल्डिंग इज परचेज फॉर बिजनेस यूज, ऑफिशियल यूज, स्टाफ यूज, देन इट विल गो टू IAS 16. और एक और बात, एक और मजे की बात, एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक नहीं तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? अगर आपने फ्लैट लिया है और वो आपकी इन्वेंट्री है, मतलब आप उसमें परचेज सेल करते हो बेचने के लिए, आपका बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, आप फैक्ट्री बनाते हो,
प्लांट लैंड बिल्डिंग को सेल परचेज करते हो तो उस केस में वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाएगा और वो इन्वेंट्री माना जाएगा और उसकी अकाउंटिंग कहां होगी फिर, IS2 में। तो बच्चा 3 कैटेगरी हो गई आपके पास, लैंड और बिल्डिंग की 3 कैटेगरी हो गई। इज इट फॉर व्हाट भाई, जो पर्पस वैसी अकाउंटिंग, इससे प्यारी क्या चीज हो सकती है। इंटेंशन बेस्ड अकाउंटिंग, इससे ट्रांसपेरेंट, इससे प्यार, इससे एग्जैक्टली हम सब्सटेंस कैसे दिखा सकते हैं। फंडा समझिए, स्टार्टिंग में जो बातें बताता हूं ना बच्चा, यही करक्स है, यही लॉजिक है और इन्हीं चीजों से आपको पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ आ जाएगा, विजुअलाइजेशन समझ आ जाएगी। दोबारा से बात समझ लो, IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एप्लीकेबल कब होगा, ये एप्लीकेबल तब होगा जब लैंड बिल्डिंग के पीछे मेरी इंटेंशन, मेरी 3 तरीके की इंटेंशन हो सकती है, 3 ही हो सकती है भाई। कोई सामान खरीद रहे हो, उसके पीछे 3, ओनर ऑक्यूपाइड, सेल्फ यूज, तुम खुद सेल्फ यूज करोगे उसको, लॉ कहता है अगर वो सेल्फ यूज करोगे, एक और नाम से बोला जाता है कई बार इसे, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो बच्चा ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, IS16 प्रॉपर्टी। IS40 कहता है मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, ये तुम्हारी अपनी सेल्फ यूज प्रॉपर्टी है, तुमने बिजनेस के लिए खरीदी है, मैं नहीं आऊंगा, मैं पंगा नहीं लूंगा, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम्हारी लड़ाई है, तुम देखो। अपन ने एक घर खरीदा जिसको हम सेल्फ यूज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, ठीक है। मान लो अपना दिल्ली में एक घर है, दिल्ली में अपने पास एक ऑफिस है, दिल्ली में एक फैक्ट्री है जिसमें हम अपना बिजनेस करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, कहां पे उसकी अकाउंटिंग कहां करोगे मेरे अकाउंटेंट्स, मुझे कहां करनी चाहिए बताओ, राय दो मुझे। सर वो IS16 में करनी चाहिए। अच्छा मैंने गुड़गांव में एक फ्लैट ले लिया, मैंने गुड़गांव में एक ऑफिस ले लिया इन्वेस्टमेंट पर्पज से, मेरा पर्पस ये है गुड़गांव में रेट बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, जिनको पता होगा दिल्ली NCR की सबसे महंगी जगह हो गई है गुड़गांव, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पे आ रहे हैं, तो सर भी आ गए। मान लो मैंने वहां पे अगर कोई जगह ले ली बच्चों, और मेरा पर्पस वहां पे या तो रेंटल, मैंने किसी को रेंट पे दे दी, अच्छा खासा रेंटल आ रहा है मंथली, या अपन ने उसको बेचने के लिए रखा हुआ है कि अच्छा दाम मिलेंगे तो बेच देंगे, तो क्या बन गई वो, क्या कहता है IS40। तो IS40 कहता है कि भाई तुम्हारे लैंड बिल्डिंग तुमने क्यों रखी है, रेंटल पर्पस, कैपिटल एप्रिसिएशन, तब मैं आऊंगा, तब मैं पिक्चर में आऊंगा। और फाइनली क्या वो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जानते हो भाई, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है हमारा, इसी को बेचना। जैसे मोबाइल का बिजनेस होता है, जो बंदा मोबाइल खरीदता है बेचता है उसके लिए मोबाइल इन्वेंट्री है, किसी के लिए लैपटॉप इन्वेंट्री है, किसी के लिए मोमोज इन्वेंट्री है, किसी के लिए वड़ा पाव इन्वेंट्री है, अलग अलग इन्वेंट्री है। वैसे ही अपन डील करते हैं फ्लैट्स में, घर में, लैंड में, बिल्डिंग में, बेचते हैं, खरीदते हैं, रियल एस्टेट का अपना धंधा है पूरा बढ़िया। तो वो कहां जाएगा, कहता है वो IS2 में जाएगा। आई बात समझ। तो प्रॉपर टाइम लगा के पहले तो अपन ने ये समझा मेरे दोस्त कि लैंड बिल्डिंग जाएगी कहां पे, ये दिल जाएगा कहां पे, किसके पास जाएगा, जो इंटेंशन है उसके बेसिस पे इसकी अकाउंटिंग करोगे बच्चा। सर बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। सर अब अकाउंटिंग बता दो, आ तो गए IS40 में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, अब अकाउंटिंग बता दो। तो बच्चा ध्यान रखना, कहता है इनिशियल मेजरमेंट, इस प्रॉपर्टी का इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होगा, जैसे कि IS16 बताता है। क्या बताता है IS16 भाई, IS16 आप मेरी कैप्सूल सीरीज में जाके भी पढ़ सकते हो IS16 के बारे में, वैसे भी मेरे काफी वीडियो हैं IS16 के ऊपर, आप लोगों को पता होगा। IS16 कहता है इनिशियल मेजरमेंट करो कॉस्ट प्लस डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट प्लस डायरेक्ट कॉस्ट, जो भी खर्चा आपने परचेज करने पे किया प्लस कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे उस पर आपके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन टैक्सेस हो सकते हैं, तो कहता है वो सारे खर्चे भी आपको कॉस्ट में ऐड कर देना। तो बड़ा सिंपल है, देखो इनिशियल मेजरमेंट में कुछ पंगा लिया, कुछ भी पंगा नहीं लिया, हर बच्चे को बिल्कुल प्यार से बोल देगा इनिशियल मेजरमेंट कैसे करनी है, जैसे करते आए वैसे करनी है। भाई आपके पास प्रॉपर्टी आ गई, डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और क्रेडिट पेमेंट कर दी तो कैश, नहीं करी तो पेबल एक्रूअल, ठीक है। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो बुक्स में रिकॉर्ड कर दी, बट इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या रखेंगे मेरे दोस्त, इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी कॉस्ट, जो पैसा दिया वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। और क्या भाई, जितने का सामान खरीद के लाया, मैं बिल्डिंग खरीद के लाया 15 करोड़ की, तो 15 करोड़ की वैल्यू रख दूंगा, मैं लैंड खरीद के लेके आया 20 करोड़ का, तो 20 करोड़ की वैल्यू रख दूंगा। इनिशियल मेजरमेंट में पंगा खत्म, कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट लाइक IS16 बात खत्म। और IS16 तो बहुत डेप्थ में बात करता है, यहां तो कुछ डेप्थ भी नहीं है। IS16 तो बहुत सारे खर्चों की बात करता है, यहां पे तो कुछ उतनी जरूरत ही नहीं है, फिक्स्ड खर्चे हैं आपके, फिक्स्ड बातें हैं, कम कम बातें करनी है, ठीक है सर। इसके बाद क्या, अब आती है बात सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। यहां समझना, मैटर तो यहां फंसता है,
मामला तो यहां पे आता है बच्चों सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और कहता है सब्सिक्वेंटली यू कैन मेजर दीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन टू मॉडल। सर हमें पता है, ऑलरेडी पता है, IAS 16 में तो बताता था कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, वही तो आप पढ़ाने जा रहे हो। अरे सुन लो बात ध्यान से, यहां पे बात थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या ये नहीं कहता कि रिवैल्यूएशन मॉडल ही, क्या कहता है फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल। करेंगे बात, पूरा मैं डिफरेंस समझाऊंगा IAS 16 के रिवैल्यूएशन मॉडल में और IAS 40 के फेयर वैल्यू मॉडल में। शायद हो सकता है आपको कुछ 2-4 बातें नहीं पता लग जाए आज सर के साथ, तो डेप्थ में जाएंगे। चीजों की डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है बच्चों, कंसेप्ट हो या जिंदगी हो, जाना क्या है डेप्थ में, तभी बात समझ आती है, तभी बात यूजफुल है। फिर तो बात इलॉजिकल है, फिर बच्चे के बात समझ ही नहीं आएगी अगर वो जिंदगी को और पढ़ाई को रिलेट नहीं कर पाता। यही तो रेक्टिफिकेशन है कि बच्चा सर जिंदगी अलग है पढ़ाई अलग है। अरे इसी पढ़ाई से तो जिंदगी बननी है, जिंदगी और पढ़ाई अलग कैसे है? जिंदगी पढ़ाई तो एक साथ है बच्चा। जैसे बिल्डिंग अप्रिशिएट्स होती हैं वैसे ही आप भी अप्रिशिएट होते हो बच्चा, सिंपल सी बात है। मैं तो आपको यहां रिलेट करवा देता हूं, इससे ज्यादा रिलेटेबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे जैसे बिल्डिंग अप्रिशिएट होती है, आप लोग अप्रिशिएट नहीं होते, आपका नॉलेज अप्रिशिएट नहीं होता, बिल्कुल अप्रिशिएट होता है। बट कैसे होता है, क्या फैक्टर्स है जिससे आपका नॉलेज अप्रिशिएट होगा, जिससे आपका वैल्यू बनेगा मार्केट में? कैसे आपका वैल्यू बनेगा भाई? नॉलेज से, कंसेप्चुअल क्लैरिटी से। व्हेन यू आर स्टे फोकस्ड, यू आर क्यूरियस अबाउट नॉलेज। जब आप स्टे फोकस्ड रहोगे, नॉलेज को लेके क्यूरियस रहोगे और पढ़ते रहोगे, करते रहोगे, ट्राई प्रैक्टिकली समझते रहोगे, इसे रिलेट करते रहोगे अपनी लाइफ से, तो आपकी एक ऐसी कैपिटल बिल्ड होगी ना बच्चा जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जिंदगी में सब कुछ कोई ना कोई लेके जा सकता है, आपका पैसा, आपका गाड़ी, आपका घर, आपके दोस्त, आपके स्पेशल फ्रेंड, कोई भी है जिंदगी में कोई ले जाएगा, बट आपकी स्किल कौन ले जाएगा? और स्किल होंगी तो सब चीज वापस आ जाएंगी। आपने कई बार सुना होगा कि जिंदगी में सब खो दिया फिर भी सब पा लिया। तो उनको डर नहीं होता कि वो इनसिक्योर नहीं होते बेटा। इनसिक्योर स्किल वाला पर्सन कभी इनसिक्योर नहीं होता। इनसिक्योर हमेशा अनस्किल्ड पर्सन मिलेगा, वही आपको डरता मिलेगा, वही 4 बातें करता मिलेगा। तो फोकस रखना है, लोगों की बातें नहीं करनी, अपने ऊपर सेल्फ इंप्रूवमेंट पे वर्क करना है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या बोला? फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल। सर ठीक है, फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल। सर कॉस्ट मॉडल, कहता है कॉस्ट मॉडल तो सेम है, जैसे तुम IAS 16 में लगाते हो ना, तो IAS 16 की तरह लगा दो। बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए बोला कि आप फेयर वैल्यू मॉडल भी लगा सकते हो। सर रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं बोला है, ध्यान रखना, मैं यहीं पे बता रहा हूं, वर्ड रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं यूज किया है, वर्ड यूज किया है फेयर वैल्यू मॉडल, जो कि रिवैल्यूएशन मॉडल से बहुत अलग है, फर्क है वहां पे, दोनों की बातें समझेंगे डिटेल में। देखो पहले तो आप खुद सोचो कि होना क्या चाहिए, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होनी कैसे चाहिए। तो लोग कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उसकी फेयर वैल्यू पे दिखाओ, कॉस्ट भूल जाओ, अभी कॉस्ट भूल जाओ, मान लो कॉस्ट मॉडल है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को IAS 40 कहता है हमेशा फेयर वैल्यू पे दिखाओ, सबसे बेटर है उसको फेयर वैल्यू पे दिखाना। अब मैं आपसे पूछता हूं इसके पीछे लॉजिक क्या है? IAS 40 ऐसा क्यों कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे दिखाओ? क्या 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 लॉजिक हो सकता है? आप सब बोलोगे अरे सर यहां पे इंटेंशन टू सेल है, बेचने के पर्पज से अपन खरीद रहे हैं, और जब इंटेंशन टू सेल है हमारी, तो हमें उसको बुक वैल्यू पे क्यों दिखाना है? हमें तो उसको फेयर वैल्यू पे दिखाना है। और यही IAS 40 कहता है कि जब तुम्हारी किसी चीज के पीछे इंटेंशन टू सेल है, जब तुम उसे बेचना चाहते हो, जब तुम उसे अपने बिजनेस, देखो जब आप प्रॉपर्टी की बात करते हो बिजनेस यूज के लिए, आपकी इंटेंशन सेल की नहीं है, वहां पे इंटेंशन क्या है कि मैं इस प्रॉपर्टी को अपने धंधे में यूज करके इसकी वैल्यू निकालूंगा। दूसरे साइड मेरी इंटेंशन है कि मैं यूज नहीं करूंगा, इसके साथ नहीं रहूंगा, इसको अच्छे दाम मिलेंगे तो बेच दूंगा, इसको बेच के निकल जाऊंगा। तो इंटेंशन से सारी बात बदल जाती है। किसी चीज के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है, वो सारी चीज बदल देती है, वो अकाउंटिंग बदल देती है। कहता है फेयर वैल्यू मॉडल क्या कहता है? रिवैल्यू एवरी ईयर, गेन और लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस, नो डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल सी बात कर दी फेयर वैल्यू मॉडल ने। तो कहता है हर साल रिवैल्यू करो, किस पे? उसकी फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू को अभी क्या समझना? मार्केट वैल्यू। IFRS 13 करेंगे तब समझेंगे कि मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू में भी फर्क होता है। फेयर वैल्यू इज बेसिकली एन एग्जिट प्राइस। फेयर वैल्यू इज बेसिकली एग्जिट प्राइस विच कैन बी मेजर्ड थ्रू 3 लेवल्स, लेवल 1 इनपुट, लेवल 2, लेवल 3 तो बात करेंगे, बट अभी के लिए फेयर वैल्यू को मार्केट वैल्यू समझेंगे। कहता है रिवैल्यू एवरी ईयर टू इट्स मार्केट वैल्यू। आपके बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू है हर साल उस पे उसको दिखाते रहो। गेन लॉस कहां जाएगा? कहता है गेन लॉस पीएनएल में जाएगा, और डेप्रिसिएशन अब इस प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा। सर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगा रहे? सर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगा रहे? अच्छा एक चीज सिखाता हूं आपको, एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, काफी कम बच्चों को ये बात पता होती है,
अब मैं कई बच्चे इस बात का आंसर गलत भी देते हैं, क्लासेस में भी गलत देते हैं। देखें आप लोग को पता है नहीं पता, अब देखो नॉलेज सीखो सर के साथ, आप नॉलेज की बात करते हो, नॉलेज जानो। देखो एक साइड मैंने लिखा फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है, और दूसरे साइड मैंने लिखा रिवैल्यूएशन मॉडल। पहले तो फर्क समझो कि दोनों मॉडल में फर्क क्या है, फेयर वैल्यू मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। IS 40 कहता है मेरी प्रॉपर्टी किस पे चलेगी, फेयर वैल्यू पे चलेगी। अच्छा, IS 16 कहता है मेरी प्रॉपर्टी आप किस पे चला सकते हो, रिवैल्यूएशन मॉडल पे चला सकते हो, ठीक है। फेयर वैल्यू मॉडल के पीछे लॉजिक है, इंटेंशन है सामान को बेचने की, रखने की नहीं है, कमाने की, बेचने की इंटेंशन है। यहां पे अपनी इंटेंशन क्या है, रिवैल्यूएशन मॉडल में मेरी इंटेंट है बच्चा कि मैं इसमें धंधा करूंगा, बिजनेस करूंगा, इसको लॉन्ग टर्म चलाऊंगा, ठीक। पहला डिफरेंस समझना। अब आपसे क्वेश्चन है, सारे आपसे क्वेश्चन है भाई, सारे नॉलेज के धुरंधर हो आप लोग, लिखते रहना कमेंट पे आंसर आ जाने चाहिए मेरे पास। नीचे मैं देखूंगा, मैं पढ़ूंगा कि किन किन ने गलत किया था, वो आपके मन में जो थॉट आया वो लिख दो, फिर जो सर ने बोला वो बात अलग है। अब पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या एनुअल मार्कअप मतलब एनुअल रिवैल्यूएशन की कंडीशन कहां पे है, दोनों में है या सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल में है या रिवैल्यूएशन मॉडल में है? मेरे को ये बताओ कि अभी हमने पढ़ा, चलो फेयर वैल्यू मॉडल में तो अपन ने पढ़ा ये बात कि हमें क्या करना चाहिए, एनुअली रिवैल्यू करना चाहिए। अच्छा, जब मैं एनुअल रिवैल्यू कहता हूं तो एनुअल रिवैल्यू का मतलब क्या है? जब मैं वर्ड ये यूज कर रहा हूं कि एनुअली रिवैल्यू करना चाहिए, तो इसका बच्चा मेरा मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू पे दिखाओ, हर साल जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो देखो, जो भी चेंज है उसको रिकॉर्ड करो। क्या रिवैल्यूएशन मॉडल अगर मैं फॉलो करता हूं, क्या ये रिक्वायरमेंट है, क्या रिवैल्यूएशन मॉडल IS 16 की भी कि वी शुड परफॉर्म एनुअल रिवैल्यूएशन? नहीं है तो क्या है, और है तो क्यों है, बताओ ना मेरा बच्चा। IS 16 पढ़ चुके हो, एग्जाम में 2 मार्क्स में थ्योरी आ जाएगी, फिर बोलोगे सर थ्योरी टफ लगती है। कंसेप्चुअली पढ़ोगे नहीं तो थ्योरी टफ लगेगी। फेयर वैल्यू मॉडल तो साफ बता रहा है, ये तो रट्टेबाज बच्चे अपने कर लेंगे, हाँ अभी पढ़ा है सर आपने कि एनुअल रिवैल्यूएशन करना चाहिए, बट ये बताओ रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है? अरे मेरे दोस्त नहीं कहता, ये मना करता है। ये नहीं कहता कि प्यार हर साल करना है, रिवैल्यूएशन हर साल करना है, नहीं बोलता। ये क्या बोलता है, इसने वर्ड यूज किया है सफिशिएंट रेगुलरिटी। सफिशिएंट रेगुलरिटी, do IS 16 requires annual revaluation of their assets of property plant equipment? Answer is no. The correct answer is sufficient regularity. भाई इसको नहीं फर्क पड़ता इस बात से, ये कंडीशन डाल भी नहीं सकता आप लॉजिकली सोचो तो। इसने वर्ड क्या यूज किया है, रेगुलरिटी से करो, तो रेगुलरिटी वर्ड ये भी हो सकता है 2 साल में करें, 3 साल में करें, बट करते रहना। एक रेगुलरिटी से मतलब जब भी आपको लगता है नीड है तब करो, आपके ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि आपका इंटेंशन बेचने का नहीं है, आपका इंटेंशन बिजनेस में यूज करने का है, और यहां पे आपका इंटेंशन बेचने का है, तो कैसे आप अपनी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को अलग दिखा सकते हो? दोनों के पीछे इंटेंशन अलग है। एक के साथ टेम्परेरी रिश्ता है और एक के साथ परमानेंट रिश्ता है बच्चा। तो आप देखो टेम्परेरी की अकाउंटिंग और परमानेंट की अकाउंटिंग सेम थोड़ी हो जाएगी, नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं होगी। आप तो समझते ही हो बच्चों, कई गेम खेलते हो सर। और बताओ दूसरा पॉइंट मेरे को बताओ, दूसरा डिफरेंस आप देखो तो गेन और लॉस दोनों के दोनों कहां गए, P&L में। और यहां क्या होता है, जल्द से लिख दो चैट बॉक्स पे, क्या होता है? चैट बॉक्स कह रहा हूं, अभी तो चैट का बॉक्स है ही नहीं, अभी तो सर ही है, सर ही सर से बात कर रहे हैं। सर यहां गेन जाता है OCI में, बिल्कुल ठीक, हाँ जी बच्चा। और लॉस जाता है कहां पे, P&L में, जब तक कि कोई पुराना रिवैल्यूएशन सरप्लस ना हो। अगर कोई पुराना रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो बात अलग है, उसको पहले सेट ऑफ करेगा फिर P&L में जाएगा। बट बड़ा कंसेप्चुअल बात बोली, कहता है गेन को OCI में और लॉस को P&L में। सर आप वहां समझाते हो कि गेन OCI में जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन टू सेल नहीं है, हाँ, और यहाँ पे इंटेंशन टू सेल है। कई बार बच्चों को ना गेन पढ़ा देते हैं टीचर, मैं भी बोल देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए कि क्योंकि गेन अनरियलाइज्ड है, वो लॉजिक ठीक नहीं है। अगर वो लॉजिक पूछा जाए तो पूछो उनसे कि गेन तो यहां भी अनरियलाइज्ड है, फिर यहां P&L में क्यों? जो ये कहते हैं कि गेन अनरियलाइज्ड है इसलिए OCI में जाएगा, थोड़ा सा ही कंपेयर करने लगोगे ना अकाउंटिंग को, वो सारे बेसिक लॉजिक फेल हो जाते हैं। आपको फिर सुप्रीम लॉजिक चाहिए, एनलाइटमेंट चाहिए फिर,
और ये वाला गेन पीएनएल में और ये वाला गेन ओसीआई में है, तो दोनों ही अनरियलाइज। क्या मैंने रियल में प्रॉपर्टी बेची? नहीं बेची। दोनों गेन रियल में हुए नहीं है। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 15 हो गई, बट दोनों गेन के पीछे इंटेंशन अलग है। और सारा फर्क दोबारा कहूंगा क्या बात कर देती है? इंटेंशन कर देती है, आपकी अपनी समझ कर देती है। अरे यहां मेरी इंटेंशन है इसको बेचने की, तो एक गेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है इट इज सिमिलर टू रियलाइज्ड। It is similar to realize. Here intention is never to sell the property no matter how much is the gain. So this gain should be recorded in an OCI, other comprehensive income. Whereas loss, we are prudent about loss. Even it is unrealized. Prudence says do not anticipate profit but provide for all future losses, my friend. That's why we record this loss in P&L. आई बात समझ? सर क्या बात है, कंपैरिजन भी और लॉजिक भी, यही है जिंदगी। ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही समझना है सर के साथ। डेप्थ में जाऊंगा तो बच्चा इतना डेप्थ में जा सकता हूं कि बात सिर्फ इसी की करते रह जाएंगे और लेक्चर नहीं खत्म होगा। बट चलो कोई नहीं, एक और चीज, एक लास्ट क्वेश्चन देखो और मजे लेते हैं आपके। आप एग्जाम में आ जाता तो कितने मेरे धुरंधर इसको धो देते या धुल जाते, देखें बात करें। तो क्या सर क्या बात है? बात तीसरी ये है, ये कहता है नो डेप्रिसिएशन। नो डेप्रिसिएशन ये क्या कहता है बताओ? रिवैल्यूएशन मॉडल। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया यहां पे, सुनना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यहां पे हम फेयर वैल्यू एनुअली कर रहे हैं, फेयर वैल्यू एनुअली कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगा नहीं रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया, देखो रट्टेबाज बच्चे का क्या हो जाता है, हाल बुरा क्यों हो जाता है? वो समझते ही ऐसे, उन्हें समझा ही ऐसे जाती हैं चीजें कि अपने आप ही एग्जाम में जाके फिर वो रिजल्ट वहां पे पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। अब एक बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इफ अ कंपनी फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल एनुअली, क्या करती है? एनुअली रिवैल्यू करती है, हर साल रिवैल्यू करती है, हर साल रिवैल्यू करती है। सफिशिएंट रेगुलेटरी लिखा है, बट उसकी खुद की मर्जी से उसके डायरेक्टर हर बार कंपनी में हर साल रिवैल्यूएशन फॉलो करते हैं, और वो ये कहते हैं कि since we are following revaluation model every year, we are revaluing our asset just like we are doing in fair value model. We are revaluing, we are marking our asset to the market value every year. There is no requirement of depreciation. Should we still need to be depreciated? Should asset still need to be depreciated or not? This is the question. बताओ, जल्दी से आंसर लिख दो, दो ही आंसर आ जाने चाहिए। हाँ सर डिप्रिसिएशन लगेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे जो पढ़ रहे हैं, और दूसरा आंसर आ जाना चाहिए कि सर नहीं लगेगा। और जो नहीं बोलते हैं हाँ वालों के साथ मुझे लॉजिक ही नहीं जानना। जिनका हाँ है आंसर, जो पहले ही भ्रम में है, वो आगे अपने भ्रम को कैसे भी जस्टिफाई कर देंगे, नहीं। बट जो ना बोलते हैं वो बताओ, उनका लॉजिक जानना है। सोचो सोचो, डिप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा? अरे मेरा बाबू लगेगा, भ्रम में हाँ वाले नहीं है, ना वाले हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल कभी भी डिप्रिसिएशन को मना नहीं कर सकता, इतना इसमें दम नहीं है। लॉजिक समझो, डिप्रिसिएशन एक अलग कंसेप्ट है, रिवैल्यूएशन और एनुअल रिवैल्यूएशन दोनों अलग कंसेप्ट हैं। इवन दो यू आर डूइंग एनुअल रिवैल्यूएशन, सर बोलेंगे सर जब एनुअल रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो डिप्रिसिएशन की क्या जरूरत है? अरे बच्चा फिर भी लगेगा डिप्रिसिएशन, 2 मार्क्स बना दिए सर ने आपके। डिप्रिसिएशन तब भी लगेगा जब आप एनुअल रिवैल्यूएशन करते हो अंडर IAS 16। क्या कह रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो भाई? वही बात कर रहा हूं जो आप सुन रहे हो। सर अभी तो आप कह रहे थे हाँ वाले भ्रम में, नहीं मेरे हाँ वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है। अरे क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो बिजनेस यूज से लग रहा है। एक एसेट जो बिजनेस में यूज हो रहा है डेप्रिशिएट तो होगा ही होगा, उसका डेप्रिसिएशन ही डालोगे क्या? उससे बेनिफिट मैचिंग कंसेप्ट कैसे करोगे? कंजर्वेटिज्म कैसे फॉलो करोगे? इनकम एक्सपेंस को मैच कैसे करोगे? जिस एसेट से इनकम आ रही है पीएनएल में जा रही है, उसका डेप्रिसिएशन तो अलग जाएगा भाई। रिवैल्यूएशन अलग चीज है, डेप्रिसिएशन अलग चीज है। व्हेन यू आर यूजिंग योर एसेट फॉर द बिजनेस, that asset is need to be allocated systematically in your business every year, that expense need to be allocated बच्चा, ये वरना आपको खर्चा और इनकम गलत हो जाएगा, अकाउंट्स का पूरा फंडा हिल जाएगा। बट यहां पे क्या बिजनेस यूज है, इसको क्या डेप्रिशिएट करोगे भाई? इज इट अ बिजनेस यूज प्रॉपर्टी? क्या बिजनेस में यूज हो रही है? डेप्रिशिएशन लगता क्यों है? कब से लगता है डेप्रिशिएशन? डेप्रिशिएशन लगता है व्हेन एसेट इज रेडी टू यूज। इवन पुट टू यूज भी नहीं है तो भी लगा देते हैं, मतलब मैं खरीद के लाया, नाउ इट इज अवेलेबल फॉर यूज, वो रेडी है यूज होने के लिए, बट हम यूज नहीं कर रहे हैं। वो तैयार है काम करने के लिए, बट हमारे पास अभी काम नहीं है, तो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है इसकी पिटाई करना शुरू कर दो, डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दो। पुट टू यूज का वेट नहीं करना है। SLM, WDV जो भी है प्रोडक्शन मेथड, किससे भी लगाओ,
बात समझ आती है? हाँ जी सर, तो ये है कहानी किससे। बाकी कॉस्ट मॉडल देखो अलाउ किया हुआ है, बट ये फॉर्मेलिटी। आप देखो एक प्रॉपर्टी जो आप बेचने के पर्पज से लेके रखे हुए हो ना, उस पे कॉस्ट मॉडल जचता नहीं है। मतलब आप उसको कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हटा के दिखाते रहो, लाइक IAS 16। मैंने अभी बताया कि डेप्रिसिएशन इज इलॉजिकल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज फॉर योर बिजनेस। तो बहुत दिल पे पत्थर रख के अपना IAS 40 कहता है, क्या कहता है? IAS 40 प्रिफर फेयर वैल्यू बट अलाउ कॉस्ट मॉडल इफ फेयर वैल्यू कांट रिलायबली मेजर्ड। कहता है अगर मेजर नहीं हो सकती तब इसके साथ जाना, और जो वही कर देना जो IAS 16 करता है, मुझे कुछ नहीं पता, फिर ये तुम्हारी है, देख लो। जब तुम फेयर वैल्यू ही निकाल पा रहे हो तब क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का? फिर तो इसको नॉर्मल प्रॉपर्टी दिखाओ लो कॉस्ट पे, और इसकी वैल्यू को मानो कि डिप्रिसिएशन के रेट पे गिरी जा रही है, इंपेयरमेंट लगाओ। ये आपका कंसेप्ट है IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बस इतना सा कंसेप्ट जल्द से रिवाइज कर लेंगे 2 मिनट में। क्या क्या बातें करता है IAS 40? कहता है मैं किस पे अप्लाई होता हूं? लैंड एंड बिल्डिंग पे। कौन सी लैंड बिल्डिंग पे? विच आर फॉर रेंटल पर्पस और कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरी बात कहता है कि 2 चीजों का ध्यान रखना है, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? कॉस्ट पे, परचेज प्राइस पे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बच्चा किस पे होगी? तो 2 मॉडल दिए, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। डू रिमेंबर फेयर वैल्यू मॉडल इज नॉट सेम एज IAS 16 रिवैल्यूएशन मॉडल। देयर इज 3 डिफरेंसेस व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कॉस्ट मॉडल क्या कहता है? कॉस्ट मॉडल कहता है जैसे IAS 16 में दिखाते हो मैं वही हूं, मैं डिफरेंट नहीं हूं। तो सेम शो एज सेम यू डू इन IAS 16, सेम वही अकाउंटिंग कॉस्ट मॉडल की यहां भी चलेगी। बट फेयर वैल्यू मॉडल में क्या कहता है? 3 बातें फेयर वैल्यू मॉडल में। एनुअल रिवैल्यूएशन, IAS 16 क्या बोलता है एनुअल रिवैल्यूएशन के लिए? नहीं बोलता। दूसरी क्या बात बोलता है? नो डिप्रिसिएशन। IAS 16 क्या कहता है? यस डिप्रिसिएशन। और तीसरा गेन लॉस विल गो टू P&L। इन IAS 16 गेन गोज टू OCI, लॉस गोज टू P&L। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और। सर लास्ट पॉइंट क्या है? ट्रांसफर इनटू एंड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली व्हेन सपोर्टेड बाय चेंज ऑफ यूज ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, ये ना कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन भी इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूं ताकि ये चीज मैं क्वेश्चन से समझा दूं आपको। बाकी तो कोई खास क्वेश्चन कराने वाला हाले दिल है नहीं, इसी के लिए क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेंगे। कई बार क्या होता है, हमारा यूज बदल जाता है ड्यूरिंग द ईयर, मिड ऑफ द ईयर, ईयर एंड, कभी कभार यूज बदल जाता है। तो 3 तरीके के यूज हैं, स्टार्टिंग में बताया था 3 तरीके के यूज हैं। तो तीनों में ना स्विंग होता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी ये हमारे लिए ये प्रॉपर्टी क्या थी? बिजनेस प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी मैं चला रहा था IAS 16 में, उसमें धंधा कर रहा था, बिजनेस कर रहा था। अब मन बदल गया कि यार ये प्रॉपर्टी में बिजनेस नहीं करना, अब ये बिजनेस में, इस प्रॉपर्टी को बिजनेस में यूज नहीं करना, आगे से इसको बेचेंगे, अच्छे दाम मिलेंगे तो इसको निकाल देंगे। हो जाता है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं। अब इसका यूज हमने रिक्लासिफाई कर दिया, अब आगे से इसको IAS 40 की तरह ट्रीट करेंगे। तो IAS 16 में कैसे अकाउंट होगी और IAS 40 में कैसे अकाउंट होगी वो तो मुझे मालूम है, बट मुझे ये सीखना है कि डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन पे कैसे ट्रीट होगी। डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन पे जब आप रिक्लासिफाई कर रहे हो इसको, इसके नेचर को रिक्लासिफाई कर रहे हो, जो कि IAS 40 ने अलाउ किया है, वो कहता है कि रिक्लासिफिकेशन पे हाउ विल यू अकाउंट? You are changing from IAS 16 to IAS 40. First, you were using as an owner-occupied property. This you were using earlier as a owner-occupied property. Now you will utilize this as a investment property. Means you will no more do business in that property. Okay? So law says, see, understand, when you are doing such changes, how to perform accounting on date of reclassification, law says, first revalue under IAS 16, assuming you are following revaluation model. First, revalue under IAS 16 and the gain or loss will be treated as per IAS 16. मतलब जिस डेट को रिक्लासिफाई कर रहे हो उस डेट तक IAS 16 की ट्रीटमेंट चलेगी, उसके बाद चलेगी आगे की। मतलब डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन तक पुराना स्टैंडर्ड चलेगा, आगे से नया स्टैंडर्ड चलेगा। मतलब मान लो मेरा बुक में एसेट इस डेट को डेप्रिसिएशन हटा के 10,000 का है और फेयर वैल्यू 15 के, तो कहता है पहले 10 से 15 लेके जाओ। ये 15 की वैल्यू कहां चली जाएगी? IAS 40 में। और ये 5,000 का जो गेन आया, इसका ट्रीटमेंट बच्चा, इसका ट्रीटमेंट अगर मैं IAS 40 से करूं या, क्योंकि बीच की बात है, अब ये बीच में फंस गया है गेन दोनों के। कहते हैं जब दोनों के बीच में फंस गए तो हम आएंगे रिजॉल्व कराने और चलेगी ट्रीटमेंट IAS 16 की। इस गेन को OCI में डाल देना। अब आगे कोई गेन आता है फिर तो IAS 40 में जाएगा। तो ये है आपका चेंज का बाद, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ओनर ऑक्यूपाइड टू फेयर वैल्यू
डेट ऑफ चेंज, फेयर वैल्यू डेट ऑफ चेंज पे लेंगे। गेन लॉस कहाँ, ओसीआई में, इन्वेंट्री टू फेयर वैल्यू। अगर आपकी दोबारा ऐसा हो जाता है सॉरी बच्चे, पहला वाला केस अलग है जो मैंने बताया, सॉरी आईपी लिखा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ओनर ऑक्यूपाइड। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ओनर ऑक्यूपाइड, तो ट्रीटमेंट कौन सा चलेगा पुराना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन कहां जाएगा, पीएनएल में। इसमें गेन कहां जाएगा, पीएनएल में। अगर आईएस 16 से ओनर ऑक्यूपाइड पे जा रहा होता तो गेन रिवैल्यूएशन में जाता। ऐसे इन्वेंट्री का चेंज है, तो जनरली यही कई बार पूछ लेता है आपसे, ये दो चेंज आते हैं कई बार, आईएस 16 से आईएस 40, आईएस 40 से आईएस 16। पर ये भी तो हो सकता है पहले कोई प्रॉपर्टी मेरी आईएस 40 में थी, अब वो मेरी इन्वेंट्री बन गई, आईएस 2 में चली गई, अब मैंने उसका धंधा खोल लिया। पहले मेरे पास ये प्रॉपर्टी एक दो प्रॉपर्टी थी जो मैंने कभी साल में, अब मैं डेली परचेज सेल करता हूँ, डेली मैं सेल परचेज करता हूँ। तो इस केस में जो ये फेयर वैल्यू होगी वो IS2 की फेयर वैल्यू बन जाएगी। IS2 के अंदर कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर रहते हैं ना, तो IS2 की कॉस्ट क्या बनेगी, जो IS40 की फेयर वैल्यू है, या IS2 से IS40। इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फेयर वैल्यू ऑन चेंज एंड गेन लॉस टू पीएनएल। तो वहां तो गेन लॉस का कोई फर्क नहीं पड़ता, गेन लॉस जो आएगा पीएनएल में जाएगा, बट फेयर वैल्यू लोगे डेट ऑफ चेंज पे, और फेयर वैल्यू ही बन जाएगी आगे की कंटिन्यूएशन की सारी बात कौन से पे होगी, फेयर वैल्यू के ऊपर। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आती है कि वक्त के साथ साथ चीजें चेंज हो सकती हैं, तरीका बदल सकता है, यूसेज बदल सकता है, और यूसेज बदलेगा तो अकाउंटिंग भी बदलेगी। आगे की क्या होगी, पीछे की क्या होगी वो नहीं, मतलब जिस डेट को बदल रहा है उस डेट को जो गेन लॉस आ रहे हैं उसका क्या होगा वो बताया मैंने आपको। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा कंफ्यूजन रह भी गया है तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देंगे। देख लो इसको, ये एग्जाम्पल से ला इसलिए, बस खत्म होने वाला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत अच्छे से सारे बच्चे बने हुए हैं, बड़े प्यार से इन्होंने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझा है, और जितना मैंने बताया उतना ही कर लेते हो तो पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आनी, उतना कर लो काम बन जाएगा। छोटी मोटी बातें इसमें कई बार कंसोलिडेशन की आ जाती है, मान लो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इन द बुक्स ऑफ पेरेंट, और प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉपर्टी है। देखो चलो एक पॉइंट बता ही देता हूं। जैसे अमित जी हैं पेरेंट कंपनी, और अभी जी है चाइल्ड कंपनी, ठीक है। तो अमित जी ने कोई प्रॉपर्टी अभी को दे दी, देखना ये कंसोलिडेशन का पॉइंट बता रहा हूं। अमित जी ने कोई प्रॉपर्टी किसको दे दी, अभी को दे दी। तो अमित जी ने अभी को दे दी, अभी से वो रेंट कमाते हैं। अमित जी की अपनी बुक में ये IS40 की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, IS40 की। और अभी जी इसमें बिजनेस करते हैं, तो अभी के लिए ये प्रॉपर्टी IS16 की प्रॉपर्टी है, इसमें ये बिजनेस करते हैं, धंधा करता है IS16, यानी इसके लिए ये प्रॉपर्टी किस में चला रहा है, ये अपनी बुक्स में IS16 में चला रहा है। अमित जी जो सब्सिडरी जो पेरेंट कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है, वो अपनी बुक में इसको कैसे दिखा रहे हैं, IS40 के अकॉर्डिंग, क्योंकि दे हैव गिवन अ प्रॉपर्टी, अ लैंड एंड बिल्डिंग टू समवन फॉर अर्निंग रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन, वेयर एज अभी इज डूइंग बिजनेस इन दैट प्रॉपर्टी, तो वो एक IS16 की तरह चलेगी। ठीक है, मान लो लीज पे दिया इसको, तो अभी IS16 की तरह दिखाएगा। कंसोलिडेशन में कैसे दिखेंगी ये प्रॉपर्टी, बताओ मुझे, सवाल ये है, जल्दी से बताओ। कंसोलिडेशन में शुड वी ट्रीट एज IS40 और IS16, मुद्दा समझ आया, प्रॉब्लम समझ आई भाई। दोनों इंडिविजुअली अलग अलग दिखा रहे हैं, कंसोलिडेशन में जब तुमने दोनों को जोड़ दिया तो किसकी चलेगी, तो लॉ बिल्कुल क्लियर है, लॉ कहता है IS16। भाई तुम्हारे आपसी रिश्तों से हमें क्या मतलब, कंसोलिडेशन में तो हम अल्टीमेटली देखेंगे ना कि तुम थर्ड पार्टी से क्या कर रहे हो। तुमने आपस में जो करा ये ट्रांजेक्शन तो बोगस हो गई भाई। आपसी बातें तो कंसोलिडेशन में इंट्रा ग्रुप तो खत्म हो जाती है, मैंने तुमसे रेंट लिया, तुमने मुझसे रेंट लिया, अब हम दो अलग अलग थोड़ी हैं, दो जिस्म थोड़ी हैं, दो जिस्म एक जान वाली बात थोड़ी है। अब तो मिलन हो गया है, एक हो गए हैं हम, दो अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है, कंसोलिडेट हो गए हैं। और जब कंसोलिडेट हो गया है बच्चा, मिलन हो गया है, साथ बन गया है दोनों के बीच, प्यार बन गया है दोनों के बीच, तो बच्चा यहां पे कहता है कि ये वाली ट्रांजेक्शन का कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ IS16 प्रिवेल करेगी। तो थ्योरी के लिए याद रखना, ये भी बता दिया सर ने। आगे देखो, कहता है कंपनी सीज ओनर ऑक्यूपेशन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 1 Jan। अच्छा, पहले क्या थी, ओनर ऑक्यूपाइड थी, 1 Jan को इसने बंद कर दिया, एंड लेट द बिल्डिंग आउट टू थर्ड पार्टी। द फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट दैट डेट वाज एस्टिमेटेड 9 लाख, 9 लाख की फेयर वैल्यू थी। बिल्डिंग हैड ओरिजिनली कॉस्ट 8 लाख ऑन 1 January एंड हैज 50-year लाइफ एट 31 December 2003। द बिल्डिंग हैड एन एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ 11 lakh and director decide to adopt
fair value model on IS 40 investment property. What amount should be credited to P&L in respect of building at 31st December 2013? क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों, एक बार देख लो अपने पेज पे, पढ़ लो सारे बच्चे। क्वेश्चन समझ आता है क्या कहता है? देखो क्वेश्चन अगर मोटा मोटा समझे, ओरिजिनल कॉस्ट 8 लाख का, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट 8 लाख का, लाइफ कितनी बची है 50 साल, एनुअल डिप्रिशिएशन अगर निकालें तो कितना हुआ 16,000। 1 जैन को हमने ऑनर ऑक्यूपेशन सीज कर दिया, वी हैव स्टॉप्ड ट्रीटिंग एज एन ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। 1 जैन को फेयर वैल्यू अपन को 9 लाख का दिया हुआ है और 31 दिसंबर को फेयर वैल्यू 11 लाख का दिया है। 2 डेट है भाई, 2 डेट है ना, अपन 2 डेट पे जाएंगे। कौन सी 2 डेट पे जाएंगे इस प्रॉपर्टी के साथ? एक तो 1 जैन की डेट है और एक 31 दिसंबर की डेट है। इस दिन जज्बात बदल गए, पहले वो दोस्त थे अब घर वाले हो गए। तो 1 जैन को पर्पस बदल गया, रिश्तेदारी बदल गई हमारी। 1 जैन को कहता है फेयर वैल्यू कितनी है 9 लाख, यानी 900, 3 जीरो हटा के लिखें तो 900 की फेयर वैल्यू थी जिस दिन रिक्लासिफाई हुए, और 1100 की फेयर वैल्यू है रिक्लासिफिकेशन के बाद ईयर एंड पे। अच्छा, इससे पहले कैरिंग वैल्यू क्या थी? फेयर वैल्यू अंडर IS 40 अडॉप्टेड। आगे देखते हैं, कहता है, अब देखो बात को समझना, डेप्रिशिएशन फ्रॉम 1 जैन टू 31 दिसंबर 2 साल, 16,000 में से 32,000 का डेप्रिशिएशन बना। कैरिंग अमाउंट ट्रांसफर डेट पे 768, मतलब असेट कितने का था 768 का। ये एसेट की कैरिंग वैल्यू थी जिस दिन को रिक्लासिफाई कर रहे थे, और ये एसेट की फेयर वैल्यू दी हुई है। तो अपन को IS 16 के मेथड से रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन किया तो कितना आया? कहता है माइनस किया तो 132 आ गया हमारा 132। अब बच्चा ये वाला गेन कहां जाएगा? ये गेन OCI में जाएगा। मैं ये समझा रहा था बाबू। 768 क्या है? 768 कैरिंग वैल्यू है। असेट ओरिजिनली 8 लाख का खरीदा था, 2 साल डेप्रिशिएट होके आज कितने का है 768 का। मार्केट में कितने का है 900 का। तो ये जो गेन आया रिक्लासिफिकेशन के टाइम पे, जब ये रिश्ता बदला है, जब ये रिश्ता क्या कहलाता है, अब क्या कहलाता है ये रिश्ता? क्या कहलाता है? पहले रिश्ता कहलाता था बिजनेस का, अब हो गया है इन्वेस्टमेंट का, प्यार का। तो 132 का गेन जाएगा OCI में, और आगे से अब असेट कितने का है बुक में 900 का। डेप्रिशिएशन लगेगा क्या? अरे मेरे दोस्त, इसकी तो विदाई कर दी कब की, अब थोड़ी डेप्रिशिएट होगा, अब तो प्यार है, अप्रिशिएट होगा। तो 200, ये बात आ गई, नो डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा। और आंसर कितना आ गया 200। अंडर IS 40 फिर एनी गेन लॉस इन सब्सिक्वेंट ईयर आर रिकॉर्डेड इन PN। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। डिस्क्लोजर करना होता है वेदर फेयर वैल्यू और कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड। ये बताओ, कुछ कुछ कंपलसरी डिस्क्लोजर है, कुछ कुछ बातें हैं भाई। एक रिश्ता, एक असेट की बातें आपको कुछ डिस्क्लोज भी करनी होती हैं, सब अकाउंटिंग की डेबिट क्रेडिट ही नहीं है। क्या कहता है? इफ फेयर वैल्यू बेसिस ऑफ वैल्यूएशन वेदर डन बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IS 16 में भी बताता है कि फेयर वैल्यू निकालने वाला कौन है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। नाम नहीं पूछ रहा है, देखो एक बात ध्यान रखना, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन वेदर डन बाय, ये बस बताना चाहता है, मना नहीं कर रहा कि आप किसी से भी वैल्यू कराओ, बट वैल्यू करने वाला इंडिपेंडेंट है या जानकार है, दोस्त है। क्योंकि जितना बायस्ड होगा उतना वैल्यूएशन पे अपन को डर रहेगा, उतना हम उसको शक की निगाह से देखेंगे। तो इसलिए पूछता है कि इंडिपेंडेंट बंदा था कि नहीं, मतलब एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है, तो ठीक है। और कहता है इवन इफ यू यूज कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू मस्ट स्टिल बी डिस्क्लोज्ड। क्या कह रहा है? कहता है फेयर वैल्यू निकल सकती है तो बताओ, नहीं निकल सकती तो ये बताओ कि क्यों नहीं निकल सकती। अगर आप कॉस्ट मॉडल भी बच्चों यूज करते हो, इवन यू आर यूजिंग कॉस्ट मॉडल फॉर मेजरिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो लॉ बड़ा सही कहता है कि यार फेयर वैल्यू यूज करो। अच्छा, इसका अगर मैं लॉजिक पूछूं, ऊपर की 2 बातें तो समझ आती हैं, ऐसा क्यों कह रहा है इवन दो कॉस्ट मॉडल आप यूज कर रहे हो तो भी फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करो? लॉजिक क्या हो सकता है? सोचो, लिखो कमेंट बॉक्स पे, देखें। अरे मेरे भाई, इफ कॉस्ट मॉडल इज यूज फेयर वैल्यू स्टिल बी डिस्क्लोज, ये क्यों कहता है? कंपेरेबिलिटी के लिए। अरे भाई, 2 कंपनियों से अगर एक शेयर होल्डर कंपेयर करेगा तो कंपेयर कैसे कर पाएगा कंपनी को? पास्ट से, फ्यूचर से, दूसरे से, ये सब डिस्क्लोजर कंपेरेबिलिटी पे आसानी देते हैं उसे। वैल्यूएशन को वैल्यू करने के लिए एनालिस्ट को डाटा देते हैं
कि भाई फेयर वैल्यू ये है, हम कॉस्ट मॉडल पे दिखा रहे हैं, या रीजनेबल फेयर वैल्यू ये है, और आप कंपेयर कर सकते हो दूसरी कंपनी से फिर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कि मार्केट में कितने की बिकेगी। तो कंपेरेबिलिटी के पर्पज से ये डिस्क्लोजर भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर IS 40 के सर ने बता दिया आपको। बाकी तो बच्चा इसमें अब आपका थैंक यू बचता है और तो कुछ खास अब इसमें बचता नहीं है। तो ये आपका IS 16 हो गया, सॉरी IS 16 तो हमने कर ही रखा है, कैप्सूल सीरीज में देख लेना आप। IS 40 हो गया बच्चा ये वाला हमारा। तो IS 40 एक अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने थोड़ा डिटेल में आपको कराया कि आपको ये फील ना हो कि सर कुछ भी रह गया। अब आप पढ़ो, अब आपको क्या करना है, तो बच्चा अपनी बुक से, किताबों से, जो भी स्टडी मटेरियल आप रेफर कर रहे हो, स्टडी हब से क्वेश्चन बना रहे हो, जो भी सारे मटेरियल अच्छे हैं, हर मटेरियल की अपनी एक क्वालिटी है। अब प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस बनाओ, दोबारा लगता है कोई कंसेप्ट लिखो, इसमें डाउट पूछो, कोई भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स पे आप अपने डाउट्स डाल दो। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज अर्ली एज पॉसिबल। कोई वीडियो बनाने का जरूरत लगेगा तो उन पर जरूर करेंगे, वीडियो बनाएंगे बच्चों आपके लिए। तो वर्कआउट करो वहां तक। तो मिलते हैं फिर बच्चों एक और नए सेशन में, तब तक वेट रहेगा आप सबका। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।